नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनकी शरीर में क्या स्थिति होती है, साथ ही साथ उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा ये वीडियो होने वाला है, पर इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। इससे पहले कि हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र की, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां देखने को मिलती है। एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये जो ग्रंथियां होती है ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। ठीक है, मतलब ऐसी ग्रंथियां जिनसे जो स्त्राव निकल रहा है वो नलिकाओं के जरिए हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचता है। उन ग्रंथियों को हम बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां, और इनसे जो स्त्राव निकलता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल हो सकती है? इसमें हो सकती है दूध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां जिससे हमारा पसीना निकलता है, आंसू ग्रंथियां या फिर लार ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां होती है इनको हम बहिःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, और इनसे जो भी स्रावी पदार्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनसे जो भी हार्मोन निकलते हैं ये कैसे हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचेंगे? तो इसका काम होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा का। ठीक है, जैसे ही हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकले ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा में मिल जाएंगे, और ये जो प्लाज्मा जो होगा ये इन हार्मोन को हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को प्लाज्मा के जरिए हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल हो सकती है? इसमें हो सकती है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, और इसी प्रकार की कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां इसमें शामिल हो सकती है। और इन्हीं सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सारी ग्रंथियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर आता है पीयूष ग्रंथि का। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, बात करें इसकी स्थिति की, तो ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में एक स्फेनॉइड नाम की हड्डी होती है, उस हड्डी में हमें पीयूष ग्रंथि देखने को मिलती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी अदर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जितनी भी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके कार्यों को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो काम होता है हमारी पीयूष ग्रंथि का। बात करें इसके भार की, तो इसका भार होता है 0.5 से 0.6 ग्राम के आसपास। ठीक है, रेंज की अगर बात करें तो 0.5 से 0.6 आता है, पर अगर एग्जैक्ट आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो वहां पर आपको आंसर लगाना है 0.6 ग्राम। ठीक है, बात करें इससे निकलने वाले हार्मोन्स की, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है इससे कुल 13 हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं। कुल 13 हार्मोन्स का स्त्राव हमें पीयूष ग्रंथि से देखने को मिलता है। और बात करें इसके आकार की, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ये देखने को मिलती है। बात करें महिलाओं और पुरुषों में इसमें क्या फर्क होता है, तो महिलाओं में पीयूष ग्रंथि का आकार कुछ बड़ा हमें देखने को मिलता है अगर तुलना करें पुरुषों से। पुरुषों में इसका आकार कुछ छोटा देखने को मिलता है। अब बात करें इससे निकलने वाले कुछ मेन हार्मोन्स की कि कौन कौन से हार्मोन्स इससे निकलते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर हमें कुल 4 हार्मोन ऐसे देखने को मिलते हैं। वैसे हम यहाँ पर 7 से 8 हार्मोन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पर 4 जो मेन हार्मोन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला हार्मोन है एसटीएच। एसटीएच के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर की वृद्धि को, जो हमारी हड्डियां होंगी उनकी वृद्धि को कंट्रोल करेगा। ठीक है, हमारा शरीर किस हिसाब से बढ़ रहा है, किस हिसाब से हमारी हड्डियां डेवलप हो रही है, उसका जो कंट्रोल करने का काम होता है वो होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का। अब ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है अगर ये ज्यादा स्रावित हो रहा है, तो ज्यादा स्रावित होगा तो हड्डियों का आकार भी ज्यादा बढ़ेगा। तो उस स्थिति में हमें स्थिति देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं भीमकायत्व या जियांटिज्म। जियांटिज्म या भीमकायत्व का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर सामान्य से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तब उस स्थिति को बोलते हैं हम भीमकायत्व। देखिए, भीम नाम जो है आपने सुना ही होगा, महाभारत में भीम जो थे वो कुछ सामान्य से कुछ ज्यादा हाइट थी उनकी, सामान्य से कुछ ज्यादा बड़ा शरीर था। तो उस स्थिति को हम भीमकायत्व बोलते हैं जब हमारे शरीर में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्त्राव ज्यादा होता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली। अब बात करें इसके कम स्त्राव की, तो
तो अगर इसका स्त्राव कम होता है तो उस स्थिति में हमें इंसानों में बोनापन देखने को मिलता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की स्त्राव अगर कम होगा तो वहां पर हमें बोनापन देखने को मिलेगा। अब बात करें पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले दूसरे हार्मोन की, तो दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जिसको हम बोलते हैं टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये काम करता है थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड, मतलब थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स होंगे उनको निकालने का काम है, उनको स्त्रावित करने का काम है, जो उनको प्रेरित करने का काम होता है वो काम होता है हमारे टीएसएच हार्मोन का। बात करें एसीटीएच की, तो एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है उसमें जो कोर्टेक्स नाम का एक पार्ट होता है, ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि एड्रिनल में कोर्टेक्स क्या होता है, उससे जो भी हार्मोन्स निकलेंगे उनको निकलने के लिए प्रेरित करने का जो काम होगा वो काम होगा एसीटीएच हार्मोन का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है वो अलग अलग हार्मोन्स की सहायता से हमारे शरीर की जो अलग अलग अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम यहाँ पर कर रही है। चौथा हार्मोन हमें देखने को मिलता है जीटीएच। जीटीएच का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर में जो भी हमारे जनन अंग होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों में जो जनन अंग होंगे उन पर कंट्रोल करने का काम होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का। इसमें हमें दो हार्मोन देखने को मिलते हैं, एक होता है एलएच हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है एफएसएच हार्मोन जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही जो हार्मोन है, ये दोनों ही चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में ही जनन अंगों के जो कार्य होंगे, उनकी जो गति होगी, उनको कंट्रोल करने का काम होगा हमारे जीटीएच हार्मोन का। और उसमें दो हार्मोन होते हैं एलएच और एफएसएच। अब बात करें पांचवें हार्मोन की, तो पांचवा हार्मोन होता है एलटीएच। एलटीएच का फुल फॉर्म होता है लेक्टोजेनिक हार्मोन, या फिर हिंदी में इसको बोलें तो दूधजनक हार्मोन। देखिए जहां पर भी लेक्टो शब्द आता है ना, वो संबंधित होता है दूध से। तो हमारी जो महिलाएं होती है, महिलाओं में जो दूध का स्त्राव होता है जो हमारे बच्चों के पोषण में सहायता करता है, तो उस दूध के स्त्राव को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो काम होता है एलटीएच का। और इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वही इसको कंट्रोल कर रही है। अब इसी प्रकार का एक और हार्मोन हमें देखने को मिलता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसका काम भी हमें एलटीएच की जैसे ही देखने को मिलता है। एलटीएच को हमने देखा था कि ये भी यहाँ पर दूध स्त्राव को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा ये भी दूध स्त्राव से ही संबंधित होता है। बस इसका काम ये होता है कि हमें दूध स्त्राव को प्रेरित करता है। जो भी महिलाएं होती है उनमें दूध स्त्राव को प्रेरित करना, उसको शुरुआत करना, वो काम होता है हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अब हम बात करें सातवें हार्मोन की, तो सातवां हार्मोन हमें देखने को मिलता है एडीएच हार्मोन। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। देखिए इसके नाम में आ रहा है यूरेटिक हार्मोन, मतलब हमारे शरीर से जो भी यूरिया के रूप में जल निकल रहा है, हमारे मूत्र विसर्जन जो हो रहा है, उसको कंट्रोल करके हमारे शरीर में जल का जो संतुलन है उसको बनाए रखने का काम होता है एडीएच हार्मोन का। ठीक है, अब आठवां हार्मोन देखने को मिलता है मेलानोसाइट हार्मोन। देखिए आपको पता होगा कि जो मेलेनिन होता है वो हमारे शरीर में जो त्वचा का रंग होता है उससे संबंधित होता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो होता है मेलानोसाइट हार्मोन का, जो निकलता है हमारी पीयूष ग्रंथि से। अब मेलानोसाइट हार्मोन क्या करेगा, ये हमारे त्वचा की रंग, या फिर हमारी जो त्वचा पे तिल देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ चकत्ते हमें देखने को मिलते हैं, कुछ निशान देखने को मिलते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम होगा मेलानोसाइट हार्मोन का। तो यहाँ पर हमने पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सारे हार्मोन्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि जो हमारे मनुष्य के गले में स्थित होती है, बात करें इसके एक और नाम की तो इसको हम आउटू ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले छात्र थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आजकल थोड़े से एडवांस हो गए हैं, वो आपको इसी प्रकार के ऑप्शन देंगे। वहां पर आपको कभी कभी थायराइड ग्रंथि ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको आउटू ग्रंथि ही देखने को मिलेगा। तो आउटू ग्रंथि जो है ये थायराइड ग्रंथि का ही एक और नाम है। बात करें इसकी स्थिति की, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वह मनुष्य के गले में स्थित होती है। ठीक है, गले में हमारी जो श्वास नली होती है उसके दोनों ओर इसकी स्थिति होती है। ठीक है, संख्या तो इसकी एक ही होगी, पर इसकी जो स्थिति होगी, जो फैलाव होगा, वो हमारी श्वास नली के दोनों ओर देखने को मिलता है। अब बात करें इससे निकलने वाले हार्मोन्स की, तो थायराइड ग्रंथि से हमें मेनली दो हार्मोन देखने को मिलते हैं, एक होता है थायरोक्सिन और एक होता है ट्राइडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन का स्त्राव थायराइड ग्रंथि से देखने को मिलता है। अब ये थायराइड ग्रंथि होती है ना, ये पूरी तरीके से आयोडीन से रिलेटेड होती है। आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ रही है तो भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, आयोडीन की कमी अगर इसमें हो रही है तो भी हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा।
अब बात करें हम थायराइड ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता के बारे में। मतलब हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो अतिक्रियाशील है, हाइपर एक्टिव है, तो इससे जो हार्मोन निकलेंगे वो भी कुछ ज़्यादा निकलेंगे। तो उस स्थिति में हमारे शरीर में हमें दो रोग देखने को मिलते हैं। पहला होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, दूसरा होता है टॉक्सिक ग्वाइटर। अब ये जो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है, थायरॉक्सिन या टाइरोथायरोनिन जो है, ये दोनों अगर ज़्यादा स्रावित हो रहे हैं तो वहाँ पर थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी और इसमें जो हमारी आंखें होती है ये इसके स्थान से थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। ठीक है, आंखों का बाहर निकलना और थायराइड ग्रंथि का फूल जाना वो स्थिति कहलाती है एब्जॉप्थेल्मिक ग्वाइटर। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इन सबको अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जो अभी नया नया सा ग्रुप है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपको +10 मार्क्स के नाम से ही आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिलेगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें दूसरे रोग की, तो दूसरा रोग है यहाँ पर टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर जो होता है, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाती है, और जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता से हमें दो रोग देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि आखिर थायराइड ग्रंथि जो है या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, ये अगर कम स्रावित होता है तो उसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला रोग तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो होगा सामान्य घेंगा या सिंपल गोइटर। सामान्य जो घेंगा रोग होता है, इसमें भी हमारी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। इसका सामान्य सा कारण ये होता है कि हम जो भोजन ले रहे हैं, अगर उसमें आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी है तो हमारी थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता भी कम हो जाएगी, वहाँ पर हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम निकलेगा। तो उस स्थिति में हमें सामान्य घेंगा रोग देखने को मिलेगा। तो आयोडीन जो है ये इसकी क्रियाशीलता से डायरेक्टली रिलेटेड देखने को मिलता है। बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसका अन्य नाम जो कि हिंदी भाषा में काफी प्रचलित है, वो है गलगंड रोग। गलगंड रोग मतलब हमारे गले से संबंधित है, हमारा गला इसमें फूल जाएगा, थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, तो उस स्थिति को हम सामान्य घेंगा बोलते हैं या फिर गलगंड भी इसको बोलते हैं। दूसरा रोग हमें देखने को मिलता है जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म। जड़ मानवता जो होती है, इसका संबंध होता है हमारे बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास से। ठीक है, अगर यहाँ पर थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम है, थायरॉक्सिन कम स्रावित हो रहा है, तो उस स्थिति में मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाएगा और इसमें बच्चे बौने रह जाते हैं, उनका जो ब्रेन होता है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। अब बात करें तीसरे रोग की, तो तीसरा रोग है हमारा मिक्सिडीमा। ये वयस्कों में होने वाला रोग है और इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन है, अगर वो कम निकलते हैं तो इससे हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी गति धीमी पड़ जाती है। इससे हमारी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, हमारी रेस्पिरेशन रेट भी स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हमारा कम होने लगता है। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसमें मिक्सिडीमा रोग होता है, वो थोड़ा सा कमजोर और थोड़ा सा सुस्त होने लगता है। अब हम बात करें चौथे रोग की, तो चौथा रोग है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग जो होता है, इसमें हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसको हमारा शरीर अपने आप नष्ट करने लगता है। मतलब थायराइड ग्रंथि जब अपने आप नष्ट होने लगे, उस रोग को बोलते हैं हाशिमोटो रोग। काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, जब थायराइड ग्रंथि अपने आप नष्ट होने लगे या फिर थायराइड की आत्महत्या होने लगे, उस स्थिति को बोलते हैं हम हाशिमोटो रोग। अब हम बात करें पांचवें रोग की, तो पांचवा रोग है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो रोग होता है, ये हमारे शरीर में लंबे समय तक थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। मतलब थायरॉक्सिन की जो कमी है वो अगर लंबे समय तक ठीक नहीं होती है तो उस स्थिति में हमें ये रोग देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, इसमें सामान्यतः हमें जनन कार्य में समस्या देखने को मिलेगी, जो भी हमारे जनन से संबंधित काम है उनमें समस्या होगी, या फिर कभी कभी इसमें व्यक्ति बहरा और गूंगा भी हो जाता है। तो ये 5 रोग जो होते हैं, ये हमारे थायरॉक्सिन या फिर थायराइड ग्रंथि की कम क्रियाशीलता के कारण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। पैराथायराइड ग्रंथि जो है, इसको हम पारा आउटू ग्रंथि बोलते हैं। जैसे हमने थायराइड को आउटू ग्रंथि बोला था, उसी प्रकार से पैराथायराइड को पारा आउटू ग्रंथि बोला जाता है। ये जो ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। यहाँ पर हमने देखा था कि थायराइड ग्रंथि जो थी, ये हमारे गले में श्वास नली के दोनों तरफ देखने को मिल रही थी। यहाँ पर जो पैराथायराइड होती है, ये इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित देखने को मिलती है, और इसकी संख्या होती है 4। 4 की संख्या में हमें पैराथायराइड ग्रंथि देखने को मिलती है, और इससे हमें 2 हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है पैराथायराइड और एक होता है कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, ये मेनली रिलेटेड होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का किस प्रकार से वितरण हो रहा है, किस प्रकार से उनके कार्यों पर कंट्रोल हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, वो काम होगा पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन का। बात करें पैराथायराइड की, देखिए जो पैराथायराइड होता है, ये तब स्रावित होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, और ये पैराथायराइड हार्मोन जो है, ये स्रावित होकर हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा। अगर ये पैराथायराइड हार्मोन कम स्रावित होता है
तो उस स्थिति में जो रोग देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं टिटेनी रोग। टिटेनी में क्या होगा, हमारी जो मांसपेशियां होगी, हमारी जो हड्डियां होंगी वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी, उनमें उतना अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति को बोलते हैं टिटेनी रोग। और अगर ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो रहा है, पैराथायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा स्रावित हो रहा है, उस स्थितियों में जो रोग देखने को मिलता है वो होता है ओस्टियोपेरोसिस। ओस्टियोपेरोसिस रोग जो होता है, इसमें क्या होता है, हमारी हड्डियां जो होती है वो गलने लग जाती है। तो पैराथायराइड हार्मोन की अगर ज़्यादा स्रावन से जो रोग होगा वो कहलाएगा ओस्टियोपेरोसिस, जिसमें हड्डियां गलने लगती है। दूसरा हार्मोन जो होता है वो होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होने पर स्रावित होता है। मतलब जब कभी पैराथायराइड ज़्यादा स्रावित हो रहा है, हमारे बॉडी में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा हो गई है, तो उस स्थिति में जो हार्मोन स्रावित होगा वो होगा कैल्सिटोनिन, और ये काम करेगा पैराथायराइड के अपोजिट। जैसे पैराथायराइड हार्मोन जो था ये हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा था, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होगा ये हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम करके हमारी जो कैल्शियम की मात्रा है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। तो देखिए जो थाइमस ग्रंथि होती है ये पाई जाती है हमारे चेस्ट वाले पार्ट में, जो हमारे लंग्स होते हैं उन दोनों लंग्स के बीच में, और जो उरोस्थी होती है उसके ठीक पीछे ये स्थित होती है। उरोस्थी को हमने डिस्कस किया था स्केलेटन सिस्टम वाले पार्ट में, कि जो हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट होता है उसमें आगे की तरफ हमें एक लंबी और चौड़ी हड्डी देखने को मिलती है। उस हड्डी को हमने कहा था उरोस्थी या स्टर्नम। उसी उरोस्थी के पीछे स्थित होती है हमारी थाइमस ग्रंथि। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है हमारी थाइमस ग्रंथि। अब ये जो थाइमस ग्रंथि होती है इससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, और ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है इसका काम होता है हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसके विकास में अपनी भूमिका निभाना। ठीक है, इम्यून सिस्टम को किस प्रकार से डेवलप करेगा, तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये निर्माण करता है टी कोशिकाओं का। टी कोशिकाएं जो होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करती है। तो टी कोशिकाओं का निर्माण करके ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाता है। और ये जो थाइमस ग्रंथि होती है इसका आकार हमें उम्र के अनुसार अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे जब बच्चा होता है कोई छोटा सा, तो उसमें इसका आकार काफी छोटा सा होता है, और जब तक वो 2 साल की उम्र तक पहुंचता है तब तक ये काफी डेवलप हो जाती है, पूरी तरीके से इसका आकार बढ़ जाता है। और 2 साल के बाद जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है इसका जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है, और इसकी क्रियाशीलता भी इसमें धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी कारण हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ इसका आकार घटता जाता है, और इसी के कारण जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी एज काफी ज्यादा हो जाती है उनमें जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो काफी कमजोर हमें देखने को मिलता है। तो बुजुर्गों का जो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है वो हो जाता है थाइमस की कम क्रियाशीलता के कारण, उसका आकार कम हो जाने के कारण। अब हमें अंतःस्रावी तंत्र में एक और ग्रंथि देखने को मिलती है, वो होती है हमारी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड इसको कहते हैं, ये स्थित होती है हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, वहां पर ये स्थित देखने को मिलती है, और इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है मेलाटोनिन। ठीक है, बात करें इसके काम की, तो ये जो पीनियल ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक इसको इसलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो भी समय से संबंधित कार्य होते हैं, हमारे शरीर को समय का ज्ञान कराना, वो काम होता है इस ग्रंथि का। इससे क्या क्या कंट्रोल होगा, इससे हमारे सोने जागने का जो चक्र होगा, जो साइकिल होगा वो कंट्रोल होगा, या फिर हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो कंट्रोल होगा, और जो महिलाओं में मासिक धर्म आते हैं, मासिक चक्र होता है, उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारी पीनियल ग्लैंड का होगा। ठीक है, अब ये किस प्रकार से काम करती है, ये काम करती है सूर्य प्रकाश से। जो हमारी सनलाइट होती है, जब हमें सुबह सुबह देखते हैं कि सनलाइट आ गई है, तो उससे सेंसेशन लेकर हमारी पीनियल ग्लैंड काम करती है, और हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह ये काम करती है। अब जो ग्रंथियां देखने को मिलती है वो होती है जनन ग्रंथियां, जिनको हम बोलते हैं गोनैड्स। इसमें हमें 2 ग्रंथियां देखने को मिलती है। पुरुषों में देखने को मिलते हैं वृषण या टेस्टिस जिसको बोलते हैं, और महिलाओं में देखने को मिलती है अंडाशय या ओवरी। वृषण की अगर बात करें तो इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम ये होता है कि ये पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। जो भी पुरुषों में लैंगिक लक्षण आते हैं उनके डेवलपमेंट का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का। अब बात करें अंडाशय या ओवरी की, तो अंडाशय या ओवरी से हमें 3 हार्मोन देखने को मिलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन हमें महिलाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनका काम ये होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये महिलाओं में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, जहां पर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था ये पुरुषों में जो काम कर रहा था वो काम महिलाओं में करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये भी लैंगिक लक्षणों के विकास से संबंधित होता है, और ये जो हार्मोन होता है ये एस्ट्रोजन के साथ सहयोग करके विशेषता जो स्तन होते हैं
उनकी वृद्धि में सहायता करता है, उनकी वृद्धि को यहाँ पर करने का काम करता है। साथ ही साथ इसका एक और काम होता है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है, तो उसमें हेल्प करने का भी काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अब हम बात करें तीसरे हार्मोन की, तो तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का देखिए नाम से स्पष्ट है कि ये रिलैक्स प्रदान करेगा। और ये कब हमारी बॉडी को रिलैक्स देगा? जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है, उस स्थिति में जो गर्भाशय नलिका होती है जहाँ से बच्चे का जन्म होता है, उसको थोड़ा चौड़ा कर देगा और उसको मुलायम कर देगा, ताकि हमारे जो बच्चे का जन्म होता है उसमें जो दर्द होता है उसको कम हो सके और जो बच्चे का जन्म होगा वो थोड़ी आसानी से हो सके। तो ये जो हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन हमें महिलाओं में देखने को मिलते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये हमें पुरुष में देखने को मिलता है। अब हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र की आखिरी ग्रंथि अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारी किडनी होती है और इसके ऊपर एक कैप की आकृति की हमें दिखाई दे रही है, ये ग्लैंड कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये जो ग्लैंड होती है इसका मेन जो काम होता है वो रिलेटेड होता है तनाव से संबंधित। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उस स्थिति में जो ग्रंथि कार्य करती है, जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो सारे हार्मोन्स निकलते हैं हमारी एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, इसके मेनली दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। जो इस ग्रंथि का बाहर वाला भाग होता है ना, उस बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। अब ये जो बाहर वाले और अंदर वाले भाग होते हैं इनसे हमें अलग अलग हार्मोन निकलते देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें बाहरी भाग की जिसको हमने कॉर्टेक्स कहा था, तो इससे हमें तीन हार्मोन देखने को मिलते हैं। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक होता है सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन। इन तीनों हार्मोन के अलग अलग काम होते हैं। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो जो भी ग्लूकोज होगा हमारे शरीर में या फिर कार्बोहाइड्रेट जो होगा या फिर जो भी वसा होगी, इनसे रिलेटेड जो भी काम है, इनके वितरण का जो भी काम है, वो काम होता है हमारे इस हार्मोन का, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ना, इसका काम होता है हमारे शरीर में जल या फिर जो भी लवण है, मिनरल्स हैं, उनको कंट्रोल करना, उनकी स्थिति या फिर उनके कार्यों को कंट्रोल करना, ये काम होता है हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। तीसरा हार्मोन हमें देखने को मिलता है लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। तो हमारे शरीर में जो भी सेक्स से रिलेटेड या फिर जो हमारे जनन से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है, उनको कंट्रोल करने का जो काम है वो काम होता है हमारे लिंग हार्मोन का या सेक्स हार्मोन का। देखिए, ये जो भाग होता है कोर्टेक्स भाग, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग होता है, ये काफी महत्वपूर्ण भाग होता है और इसमें अगर कोई विकृति आ जाती है, कोई इसमें दिक्कत हो जाती है, तो हमारे शरीर का जो भी मेटाबॉलिज्म है, पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा मतलब जो कोर्टेक्स भाग में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उस स्थिति को, उस रोग को हम बोलते हैं एडिशन रोग। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग में कोई दिक्कत आने पर, कोई विकृति आने पर जो रोग हो जाता है, उस रोग को बोलते हैं एडिशन रोग। और ये जो भाग है ये इतना महत्वपूर्ण भाग है कि अगर इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो मनुष्य इसके अभाव में सिर्फ 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रह पाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट है मेडुला। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड का भीतर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला जो पार्ट होता है इससे दो हार्मोन देखने को मिलता है। एक हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रिनलिन भी बोलते हैं। दूसरा होता है नोर एपिनेफ्रिन, जिसको हम नोर एड्रिनलिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, इन हार्मोन्स को हम आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अब इनका काम क्या होगा? जब भी हमारा शरीर आपातकालीन स्थिति में होगा, उस स्थिति में हमारी आंखों की पुतलियों का फैलाव, हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होना, हमारे शरीर से पसीना निकलना, इस प्रकार के जो भी कार्य होंगे वो सारे कार्य कंट्रोल होंगे हमारे एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा या फिर नोर एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, इसमें जो एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है, इसका एक और काम हमें देखने को मिलता है कि जब कभी हमारी हार्ट बीट जो होती है वो अगर एकदम से रुक जाती है, तो उसको फिर से स्टार्ट करने का जो काम होता है वो काम भी हमारे एड्रिनलिन हार्मोन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन का होता है। ठीक है, और जो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, इन सारे हार्मोन्स को हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इससे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं ये हमारे शरीर में आपातकालीन स्थितियों में कार्य करने के लिए हमारे शरीर को तैयार करते हैं, हमारे शरीर में उस हिसाब से बदलाव करते हैं। क्योंकि ये हार्मोन जब भी निकलेंगे तो या तो हमारा शरीर लड़ेगा या फिर उड़ने की स्थिति में होगा, मतलब हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर फील होगी। तो ये था हमारा अंतःस्रावी तंत्र की जानकारी से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।